गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट 3 चल रही थी अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा आज का K2CuCN4। टॉपिक वही चल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, उनके मैग्नेटिज्म यानी उनके चुंबकत्व और उनकी जो ज्योमेट्री है उसकी एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक ही चल रहा है। उसके अंदर हमारा आज का ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा K2CuCN4। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम में क्या आ जाएगा, पोटेशियम टेट्रा साइनो। अब देखो इसको अलग करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2K पॉजिटिव प्लस में CuCN4 -2। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस वाले कोऑर्डिनेट यानी ये जो संकुल है हमारा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब नेगेटिव चार्ज आएगा धातु के नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे, 8। तो ये कॉपर से क्या बन जाएगा, क्यूप्रेट बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ हमें लिखनी है धातु का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम इससे निकाल लेंगे। तो इसमें जिसकी निकालनी है उसको अक्ष मान लेंगे। प्लस में 4 इंटू प्रत्येक साइनाइड का रहेगा -1 इज इक्वल टू ये वाला -2। अक्स -4 इज इक्वल टू -2, अक्स इज इक्वल टू -2। 4 माइनस का 4 है, इस साइड जाएगा प्लस का 4 बनाएगा। अक्स इज इक्वल टू प्लस का 2। तो इस कॉम्प्लेक्स में K2CuCN4 वाले कॉम्प्लेक्स में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। लिखें इसको। इतना लिखने के बाद में नेक्स्ट देखें, इसमें कॉपर है उसका क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखा जाएगा। देखें इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे देखिए इसमें अभी हम लिखेंगे इसमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉपर कितने नंबर पे आएगा, 29 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा जाएगा आर्गन 3D10 4s1 और 4p0। ये रहेगा इसमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट इस वाले कॉम्प्लेक्स में K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स में कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 का मतलब कि ये जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2 में आएगा। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो एक तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो यहाँ तो हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 9। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D9 4s0 और 4p0। अब देखें 3D9 को बनाते हैं यहाँ पे। देखें 3D9 में, ठीक है, 4s0 है ही और 4p भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है K2CuCN4 में यहाँ पे लिखा जाएगा चूंकि K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स में Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यह है केंद्रीय धातु आयन Cu+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। ये लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स में Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यह केंद्रीय धातु आयन Cu+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। अब युग्मन देखो कहाँ पे होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो इसके साथ कौन युग्मित हो और ये खुद कहाँ पे जाके युग्मित हो, ये तो सारे पहले से ही क्या है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तब इसमें क्या बोला जाता है कि ये 3D9 वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा लेकर के 4p का जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है। 3D9 से एक इलेक्ट्रॉन 4p के अंदर चला जाएगा। क्यों जाता है वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो 3D9 से इसमें लिखा जाएगा, लेकिन Cu+2 में 3D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण लास्ट वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर 4p कक्षक में चला जाता है।
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया। अब देखो इसमें संकरण किस प्रकार से हुआ, इतना लिखोगे कि 3d9 वाला 3d9 से एक इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित होता है वो ऊर्जा लेकर के 4p कक्षक में चला जाता है। ऐसा होता क्यों है वो देखना आप। अब हम बना लेंगे Cu+2 वाला, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो 4p में चला जाएगा। Cu+2 आर्गन 3d में कितने बच गए, 8 बच गए। 4s0 और 4p में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो 4p1 लिख देंगे। आठ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला वेकेंट है, ये 4s का हो जाएगा और ये 4p के लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स था आपका K2CuCN4 वाला, उसमें 4 साइनाइड लिगेंड आएंगे जुड़ने के लिए। तो देखो साइनाइड लिगेंड है वो कहाँ पे जुड़ेंगे आकर के, साइनाइड लिगेंड है वो इस डी ऑर्बिटल से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट साइनाइड, सेकेंड साइनाइड, थर्ड साइनाइड और ये रहेगा फोर्थ साइनाइड। जुड़ गए तो संकरण कौन सा बन जाएगा, डी का एक ऑर्बिटल है, एस का एक है और पी के कितने हैं, 2 हैं, तो ये बनेगा DsP2 संकरण। ठीक है, और DsP2 संकरण वाले की ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब बात ये आती है कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था लास्ट वाला, वो 4p में क्यों गया। तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि जब K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स था ना, जो हम अभी पढ़ रहे हैं K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की जब स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा स्टडी की गई तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री है वो कैसी पाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पाएगी। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो इसका मतलब है कि संकरण कौन सा होगा, DsP2 संकरण। यदि हम ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं भेजते यहाँ से यहाँ तो ये ऑर्बिटल खाली नहीं होता, ये ऑर्बिटल खाली नहीं होता तो इससे साइनाइड लिगेंड नहीं जुड़ता। साइनाइड लिगेंड यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होते, 1 2 3 4 यहाँ तक जुड़ते। ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ होता तो संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण। संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण। और sp3 संकरण होता तो ज्योमेट्री बनती टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसकी स्टडी की गई तो इसकी ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेनर, जो कि DsP2 संकरण से संभव होती है। तो DsP2 संकरण बनाने के लिए 3D कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर के 4p कक्षक में भेज दिया गया। यही कारण है कि 3D का एक इलेक्ट्रॉन है वो 4p में चला जाता है। दूसरा देखें, इसके अंदर हो गई ये बात कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां क्यों जाता है। अब स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री आ गई तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का प्रकार। तो संकुल का प्रकार कौन सा होगा, देखो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, n-1d ऑर्बिटल है, तो इसके बनने में n-1d कक्षक भाग ले रहे हैं। n-1d होता है आंतरिक कक्षक, इस कारण से इसमें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी आंतरिक कक्षक संकुल। ये रहेगा इसमें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें मैग्नेटिज्म का। ठीक है, मैग्नेटिज्म यानी इसके अंदर चुंबकत्व किस प्रकार से होगा। तो देखो सारे यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित अवस्था में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है 4p वाला, ठीक है। और एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो वो क्या होता है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिज्म। क्योंकि K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स में 4p कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस कारण से यह है संकुल या इस संकुल में अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है। पैरामैग्नेटिज्म पाया जाएगा तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, √n+2 बोर मैग्नेटोन से निकालेंगे। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो वैल्यू आएगी इसमें 1.73 बोर मैग्नेटोन। ये आ गया इसका चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है,
ये ज्ञात कर ली। उसके बाद में हमें DsP2 समीकरण से इसकी क्या बनानी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो बनानी है। ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल इस वाले टॉपिक का। देखिए इसकी ज्योमेट्री किस प्रकार से बनेगी। ज्योमेट्री के अंदर कॉपर सेंटर में रहेगा, चार साइनाइड हैं वो इससे जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, ये रहेगी इसकी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी, K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये था आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिज्म और उसके अंदर जो ज्योमेट्री थी उसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। इस वाली यूनिट में हमने वीबीटी पढ़ रहे थे, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन। तो आप लास्ट हेडिंग लिखें लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। हेडिंग लिखें लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, 3-4 लिमिटेशन है, एक बार सुन लो उसके बाद में इनको लिख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन रहेगी इसकी, या फिर इसके अंदर 1-2 लाइन लिख लो तो हो जाएंगी कि संयोजकता बंध सिद्धांत है वो संकुल संक्रमण धातुओं के संकुलों की के चुंबकत्व तथा उनकी ज्यामिति को समझाने में सफल रहा, लेकिन वीबीटी के द्वारा या संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों के कुछ गुणों को नहीं समझाया जा सकता है। और वो गुण कौन कौन से हैं, वही इसकी क्या रहेंगी, लिमिटेशन रहेंगी। तो इसमें लिखना आपकी वीबीटी की सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या रहेगी कि जो संकुल यौगिक होते हैं संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए हुए, उनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु है वो रंगीन होता है, कलरफुल होता है, कोई भी हो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसमें आता है कि अधिकांशतः संकुल यौगिक है वो रंगीन आयन मुक्त करते हैं, या अधिकांश संकुल यौगिक है वो रंगीन होते हैं। इसके कारण की व्याख्या की ये रंगीन क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये रहेगी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि अधिकांश संकुल यौगिकों के आयन या संकुल यौगिक रंगीन प्रकृति के होते हैं, जिसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती है। फर्स्ट लिमिटेशन होगी ये रंगीन क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पे नहीं की गई है। उसके बाद में सेकंड लिमिटेशन है वो हो जाएगी इसकी, सेकंड लिमिटेशन में आता है कि ये जो वीबीटी है वो संकुल यौगिकों के चुंबकत्व की व्याख्या तो करता है कि ये पैरामैग्नेटिज्म होगा इसमें, या डाईमैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व होगा या प्रतिचुंबकत्व होगा, लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर, लेकिन वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या है वो नहीं की जा सकती है। मात्रात्मक व्याख्या का मतलब है कि चुंबकीय आघूर्ण है वो वीबीटी के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। हमने चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया था स्पिन ओनली फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला था ना √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया था, चुंबकीय आघूर्ण की मात्रात्मक व्याख्या की थी, लेकिन ये फॉर्मूला वीबीटी के द्वारा नहीं दिया गया था। तो ये वीबीटी की क्या होगी, एक लिमिटेशन होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे सेकंड में कि वीबीटी के द्वारा संकुल यौगिकों के चुंबकत्व की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन
उनके चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या है वो वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती है। ये रहेगी इसकी सेकंड लिमिटेशन। थर्ड इसमें आता है कि वीबीटी के आधार पर ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा संकुल है वो आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएगा और बाह्य कक्षक संकुल है वो कब बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो तीसरी लिमिटेशन इसकी ये रहेगी कि वीबीटी के द्वारा संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है कि कोई भी संकुल है वो आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएगा और बाह्य कक्षक संकुल है वो कब बनाएगा। ये तो इसमें बताया गया कि n-1 डी कक्षक होगा तब हम आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे और n डी कक्षक होगा तब हम बाह्य कक्षक बोलेंगे, लेकिन ऐसा वीबीटी के द्वारा नहीं बताया गया था कि संकुल है वो आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेगा और बाह्य कक्षक संकुल है वो कब बनेगा। ये n-1 डी और n डी वाला तो अलग मेथड है, वीबीटी ने ऐसा नहीं बताया था। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी लिमिटेशन रहेगी कि वीबीटी के द्वारा यह नहीं बताया जा सकता है कि आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेंगे और बाह्य कक्षक संकुल है वो कब बनते हैं। निकली होगी तीन लिमिटेशन। उसके बाद में देखें फोर्थ लिमिटेशन क्या रहेगी इसकी। फोर्थ लिमिटेशन में आपके क्या आएगा, उसमें आएगा कि दो कॉम्प्लेक्स पढ़े थे हमने भी, एक तो ये पढ़ा था CONH3 6Cl2। इस कॉम्प्लेक्स में था कि CO+2 आयन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से 4D कक्षक में जा रहा था। दूसरा हमने भी जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है ना अभी पढ़ा था वो था अपना K2CuCN4। इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉपर का Cu+2 आयन था उसमें एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से 4p कक्षक में जा रहा था। ऐसा लिखा था ना हमने, ये एग्जाम्पल पढ़ा था तब हमने इसमें संकरण करवाया था D2sp3। वो संकरण करवाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में भेज दिया था और K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स के अंदर DsP2 संकरण करवाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से 4p कक्षक में भेज दिया था। हमने भेज तो दिया वीबीटी ने कि ऐसा ऐसा होता है, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऐसी स्टडी की गई है, तब हमने भेज दिया, लेकिन वीबीटी ने ये नहीं बताया कि 3D कक्षक से 4D कक्षक में जाने के लिए और इस वाले कॉम्प्लेक्स में 3D कक्षक से 4p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल गई, इसका कारण क्या है, इसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। तो फोर्थ में क्या लिखेंगे हम कि संकुल CONH3 6Cl2 में D2sp3 संकरण करवाने के लिए CO+2 आयन का एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से 4D कक्षक में जाता है तथा संकुल K2CuCN4 में DsP2 संकरण करवाने के लिए Cu+2 आयन का एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से 4p कक्षक में जाता है, लेकिन 3D से 4D कक्षक में व 3D से 4p कक्षक में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो ये वीबीटी की क्या होगी, ये के लिमिटेशन होगी। लिखें इसको। दो लिमिटेशन हो रही इसकी, इस वाले को लिखें। उसके बाद देखें इसकी फिफ्थ लिमिटेशन में क्या आएगा कि वीबीटी के आधार पर कोई भी संकुल बन रहा है तो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड से जुड़ेंगे। तो ये संकुल बनने में जो एनर्जी में चेंज होता है, जो ऊर्जा परिवर्तन होता है,
उसकी मात्रात्मक व्याख्या की कितना ऊर्जा परिवर्तन हुआ है ये वीबीटी के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। तो पांचवी लिमिटेशन क्या रहेगी कि विभिन्न संकुल यौगिकों के बनने में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये रहेगा इसके पांचवी लिमिटेशन कि विभिन्न संकुलों के बनने में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखें इसमें 6 नंबर लिमिटेशन और लास्ट लिमिटेशन है वो देखें कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं संकुल जिनकी ज्योमेट्री है वो विकृत होती है, यानी जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है डिस्टोर्टेड विकृत ज्योमेट्री होती है, लेकिन इसकी व्याख्या वीबीटी में कहीं पर भी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन रहेगी। तो इसमें लिखेंगे कि कुछ संकुलों की ज्यामिति विकृत होती है यानी डिस्टोर्टेड होती है जिसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो ये रहेगी इसकी 6th लिमिटेशन। उसके बाद देखिए, उसके बाद में एक लाइन इसमें ये लिखी जाएगी कि वीबीटी की ये जो लिमिटेशन है या कमियां हैं इनको दूर करने के लिए या फिर इसके अंदर जो जो भी कमियां हैं उनको समझाने के लिए उसके बाद दो सिद्धांत दिए गए थे CFT और एक रहेगा MOT। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और सेकंड दिया गया था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये लास्ट लिमिटेशन लिखने के बाद नीचे लिखना कि वीबीटी की या संयोजकता बंध सिद्धांत की इन कमियों को दूर करने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ब्रैकेट में लिखना CFT तथा आणविक कक्षक सिद्धांत ब्रैकेट में लिखना MOT दिए गए हैं। ठीक है, ये था आपका 3rd यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली यूनिट तो यहाँ पे कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसमें नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे।